नया टॉपिक आज शुरू करते हैं, वो है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स के बारे में आइए पढ़ते हैं। केमिकल काइनेटिक्स हिंदी में रासायनिक बल गतिकी इसको बोलते हैं। काइनेटिक्स ग्रीक वर्ड काइनेसिस से बना है। काइनेसिस काइनेसिस का मतलब है मूवमेंट। ठीक, अब इस केमिकल काइनेटिक्स में हम स्टडी क्या करेंगे? हम स्टडी करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की, अभिक्रिया की दर की, और उस पर पड़ने वाले इफेक्ट की। किसके इफेक्ट की? कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अब हम यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन और उस पर इफेक्ट डालने वाले फैक्टर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री which deals with the study of rate of reaction and factors which affected rate of reaction. The branch of the chemistry which deals with the study of the rate of reaction and factors which affected rate of reaction. ये डेफिनेशन हो गई हमारी केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स में जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है ध्यान दीजिएगा सब लोग, क्लासिफिकेशन of the reaction on the basis of rate of the reaction on the basis of rate। अब देखो on the basis of rate कैसे करेंगे। सबसे पहला इसमें है, फर्स्ट है वेरी फास्ट रिएक्शन। बहुत ही फास्ट है, बहुत ही तेज है, वेरी फास्ट रिएक्शन। अब वेरी फास्ट रिएक्शन क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन दैट आर कंप्लीटेड in 10 to power minus 12 to 10 to power minus 18 second or less. Reaction that are completed 10 to power minus 12 to 10 to power minus 18 second or less is called very fast reaction। उसी को आप क्या बोलते हैं? वेरी फास्ट रिएक्शन बोलते हैं, जो कि 10 to power minus 12 या 10 to power minus 18 सेकेंड्स में हो जाए या उससे कम टाइम में हो जाए। जितनी भी हमारी आयनिक रिएक्शन है, सारी आयनिक रिएक्शंस क्या होती हैं? वो वेरी फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। लाइक AgNO3 है, इसको NaCl से रिएक्ट कराया गया, क्या फॉर्म करेगा? AgCl प्लस NaNO3 बनाएगा। क्लियर? अब देखो ये आयंस हैं, दरअसल यहाँ पर क्या है कि अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। जब आपने इनको वाटर में डिजॉल्व किया तो ये तो अपने आयन में ऑलरेडी अल्टीमेटली टूट चुके हैं। Ag प्लस NO3 माइनस Na प्लस
बस ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट करके तुरंत कंपाउंड फॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ कोई बॉन्ड नहीं टूटनी है, ना कोई बॉन्ड बननी है, बस ये ऑलरेडी सोल्यूशन में Ag+ के फॉर्म में थे, NO3 के फॉर्म में थे, ये Na+ के फॉर्म में थे, ये Cl-, बस इन्होंने अपोजिट चार्ज था, इन्होंने क्या किया, Ag+ ने Cl को अट्रैक्ट किया, इन्होंने इनको अट्रैक्ट किया और बना लिया आपका AgCl और NaNO3 बना लिया, फॉर्म कर लिया। तो यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं फॉर्म हुई, ऑलरेडी आयन के फॉर्म में थे ये, और बस अपोजिट चार्ज एक दूसरे को जल्दी दिखा, जल्दी अट्रैक्ट किया और अट्रैक्ट करके फटाफट बना लिया। तो ये रिएक्शन बहुत तेज होती हैं, बहुत फास्ट होती हैं। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है वो हम लोग इतना इजीली उसको मेजर नहीं कर पाते हैं, और यही रीजन है कि हम इनके भी रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। ये रीजन है कि जो वेरी फास्ट रिएक्शन होते हैं उनके रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं कर सकता, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल, जो भी इसमें जो भी टाइम लग रहा है, ठीक है। तो अब ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन है वो इतना तेज है कि हम उसको मेजर ही नहीं कर पाते, तो ये प्रॉब्लम आती है। और यही रीजन है कि जो हमारी आयनिक रिएक्शंस हैं, उन आयनिक रिएक्शंस के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन को जो है वो डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक सबको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन बहुत ही स्लो है, अब ये तो बहुत ज़्यादा स्लो है। वेरी स्लो रिएक्शन, रिएक्शन दैट आर कंप्लीटेड इन few hours, in few days, in few years are called very slow reaction। उन्हीं को आप क्या कहते हैं, उन रिएक्शंस को आप क्या बोलते हो, वेरी स्लो रिएक्शन। यानी वेरी स्लो रिएक्शन जो होंगी वो बहुत टाइम टेकिंग होंगी, काफी टाइम लगेगा, उनमें कुछ दिन लग सकता है, उनमें कुछ घंटे लग सकते हैं, कुछ महीने लग सकते हैं। वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है। तो ये काफी स्लो होने वाला प्रोसेस। अब इसका एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन आ रहा होगा सबको समझ में, रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एग्जांपल। अब देखो ये जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ये आपका देखो, अब ये प्रोसेस इतना स्लो है कि चेंज इन कंसंट्रेशन इतना स्लोली हो रहा है कि हमें कोई इफेक्टिव चेंज दिखाई नहीं पड़ता है, और ये रीजन है कि हम यहाँ पर भी रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं कर पाते। जैसे आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, बहुत धीरे धीरे वो रस्ट उसमें लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो यहाँ पर भी हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं कर पाते। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मॉडरेट रिएक्शन। अब मॉडरेट रिएक्शन के केस में क्या है कि जितनी भी आपकी मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन वो सब के सब आपकी क्या है, मॉडरेट रिएक्शन। यानी ये तो ना तो बहुत तेज है और ना ही बहुत स्लो है। तो इसके केस में हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन विच आर नाइदर वेरी स्लो और नाइदर वेरी फास्ट but take place moderate speed, but take place a moderate speed is called moderate reaction। उसी को आप moderate reaction बोलेंगे। यानी ऐसे रिएक्शन जो ना तो बहुत स्लो है ना बहुत फास्ट है, लेकिन वो हो रही हैं, रिएक्शन हो रही है और धीरे धीरे हो रही है, तो उनको आप मॉडरेट रिएक्शन बोलते हैं। दरअसल मॉलिक्यूलर रिएक्शन में क्या है कि पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। जो भी उसमें बॉन्ड है वो बॉन्ड को ब्रेक होना है, पुराने रिश्ते टूटने हैं, नए रिश्ते बनने हैं, तो पुराना रिश्ता टूट के नया रिश्ता बनने में टाइम टेकिंग होगा ना, इतना आसान थोड़ी है। तो अब देखो ये यहाँ पर N2 + 3H2 gives 2NH3 फॉर्म कर रहा है, ये फॉर्म कर रहा है अमोनिया। अब देखो ये N ट्रिपल बॉन्ड N, राइट, और ये है H2 भाई साहब, H बॉन्ड H, ठीक। अब इनको भी अपने बॉन्ड ब्रेक करने होंगे, इनको भी अपने बॉन्ड ब्रेक करने होंगे, तब जाकर क्या बनेगा, N नया बॉन्ड बनेगा, न्यू बॉन्ड बनेगा, ऐसे अमोनिया कैसे बनेगा। तो ये सब कुछ टाइम टेकिंग है, और इसी यही रीजन है कि ये रिएक्शन स्लोली होंगी और धीरे धीरे होंगी। तो
इन रिएक्शंस के रेट को मेजर किया जा सकता है, क्योंकि ना तो ये बहुत स्लो है ना बहुत फास्ट है, और एक मॉडरेट रेट से हो रही है, और इन रिएक्शंस को हम इनके रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। एग्जांपल में आप देख ही रहे हो, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसीटेट, हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसीटेट, ठीक है, CH3 COO C2H5 plus H2O gives CH3COH and C2H5OH। ये हो गया, ये भी ये आपका मॉडरेट रिएक्शन में आता है। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइड, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2, राइट। अब देखो NH4NO2 डिकम्पोज हो जाएगा N2 plus 2H2O। ये हो गई हमारी मॉडरेट रिएक्शन। आ रहा हुआ सबको, नोट करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ द रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। में हम लोगों ने जाना कि थ्री टाइप की रिएक्शंस हुई, वेरी फास्ट, वेरी स्लो, खरगोश कछुआ, और फिर उसके बाद न खरगोश न कछुआ, बीच वाला है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, सपोज करिए कि एक रिएक्शन हो रही है जिसमें A कन्वर्ट हो रहा है किसमें, B। A क्या है, रिएक्टेंट, B क्या है, प्रोडक्ट है, राइट। अब सपोज किया कि इसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो है A मोल पर लीटर, A मोल पर लीटर। अभी कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ है, यहाँ क्या लिख दिया, 0। सबको समझ में आ ही रहा होगा। अब देखो आफ्टर टी टाइम, टी समय के बाद, आफ्टर टी टाइम, चार वाला टी नहीं है, आफ्टर टी सेकेंड या टी टाइम लिखना है, चाय पीने चले जाओ। अब ये हो गया A माइनस एक्स, यहाँ क्या आया, यक्स आया। क्लियर? अब निकालते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल चेंज इन कंसंट्रेशन A माइनस एक्स अपॉन कितने टाइम में ये सब हुआ, टी टाइम में हुआ, चाय पीने के समय में हुआ। तो अब देखो ए से कैंसिल हो जाएगा, A माइनस A प्लस एक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे, अपॉन टी, ए से कैंसिल, आ गया एक्स अपॉन टी, राइट। इतने तक तो तुम लोग समझदार हो ही, यहाँ तक तो आ ही गया होगा। अब देखो इफ टी इज, अगर यहाँ पर टी हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, 1 सेकेंड ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, देन रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो जाएगा यक्स। क्या डिफिनेशन बनेगी, चेंज इन द कंसंट्रेशन, कितने कंसंट्रेशन में कितने का चेंज हुआ, यक्स का। प्रोडक्ट में कितने का चेंज हुआ, यक्स का हुआ, है ना भाई। अगर वो डिसअपियर हो रहा तो अपीयर हो रहा, जितना वो डिसअपियर हो रहा उतना वो अपीयर हो रहा। तो क्या बोलना है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम ना, पर यूनिट टाइम आप 1 सेकंड कंसीडर किया कि नहीं, तो क्या बोलोगे कि द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। इसी को क्या बोला जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलना है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। अब इसकी यूनिट भी भैया ये निकाल लेते हैं हम लोग, यूनिट क्या हो जाएगी, राइट। अब देखो यहाँ पर यक्स है, यक्स क्या है, कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन के लिए हम क्या लिखेंगे, मोल लिखेंगे। ये हमारा मोल हो गया, ठीक है, मोल पर लीटर लिखेंगे।
मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन के लिए हो गया। टाइम क्या है? सेकंड, मोल पर लीटर इंटू सेकंड, मोल पर लीटर इंटू सेकंड, ये इसकी यूनिट हो गई। हाँ, यहाँ तक नोट करो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया केमिकल काइनेटिक्स का रेट ऑफ रिएक्शन, राइट? ठीक है, चलो आगे। चलो अब देखो, नेक्स्ट है, सभी लोग ध्यान देंगे। ये जो रेट निकाल, ये जो हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा ना, ये एक्चुअल में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन समझते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये मैंने दो ग्राफ बनाए, एक मैं रिएक्टेंट के लिए बना रहा हूँ, एक मैं प्रोडक्ट के लिए बना रहा हूँ। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये है कंसंट्रेशन, ये है टाइम। कंसंट्रेशन किसका? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्लियर? तो लगातार कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। सपोज करो कि T1 टाइम पर कंसंट्रेशन था R1 और एक ये पॉइंट लिया T2 टाइम पर कंसंट्रेशन था R2, क्लियर? अब अगर हमें निकालना है यहाँ पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो कैसे निकलेगा? अब देखो यहाँ पे निकलेगा R2 माइनस R1, तो चेंज इन कंसंट्रेशन जो आएगा, जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आएगा, एवरेज, ये भी लिख रहा हूँ, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल चेंज इन कंसंट्रेशन। R1 से क्या हो गया? R2, तो फाइनल क्या हुआ? R2 हुआ, तो R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, क्लियर? और है ना समझ में? अभी क्या है कि जो R2 है वो लेस देन है R1, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, यानी R2 लेस देन R1, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस, ध्यान देना, माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में आया, चेंज आया। ये किसके लिए आया? रिएक्टेंट के लिए आया। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, बहुत समझदार हो, समझ गए होंगे। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और इस साइड है हमारे पास टाइम। अब ये ग्राफ, ये देखो ये बन रहा है। अब पर्टिकुलर सपोज करो ये T1 पर प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन था वो P1 था, और T2 टाइम पर इसका जो कंसंट्रेशन था वो हो गया P2, क्लियर? क्लियर ना? P1 से क्या हो गया? P2 हो गया। अब यहाँ पे P2 ग्रेटर देन है P1, राइट? अब यहाँ पे निकालेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल क्या आएगा? P2 माइनस P1 अपॉन P2 माइनस P1, या आ गया डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अब जरा देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? कि कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, ये शो कर रहा है। यहाँ पॉजिटिव है वो, तो कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। आगे होगा समझ में? क्या डिफिनेशन निकल करके आएगी? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो भी है, टाइम इंटरवल में जो भी चेंज आएगा, डेल्टा टी क्या है? टाइम इंटरवल। तो क्या डिफिनेशन बनेगी? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन अ टाइम इंटरवल। देखो डिफिनेशन छुपी हुई है,
क्या बोलना है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसी को हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। आ रहा होगा समझ में कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ये है कि चेंज इन कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है, क्योंकि ये चीज देखो, ये जो तुम्हारा जो रेट है वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग टाइम पर अलग अलग है। तो ये चीज जो तुम निकालते हो ना, तुम जैसे कि R1 से R2 हुआ, तो इसके बीच में भी अलग 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 रहा होगा, लेकिन तुम एक एवरेज निकालते हो, इसलिए इसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे एक बॉलर अगर गेंदबाजी करता है तो उसने 4 ओवर फेंके, सपोज करो 1 2 3 4, पहले ओवर में उसने 8 रन दिए, एक में 7 रन दिए, एक में उसने 0 रन दिया, एक में 1 दिया। अब इस टोटल का अगर सम करो कितना आया, 16 आ गया, आया कि नहीं आया। अब इस 16 को तुम जब 4 से डिवाइड करोगे तो उसका जो रन रेट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4 रन पर ओवर आ रहा है। वो कितने रन दे रहा है, 4 रन दे रहा पर ओवर, ये तो दे रहा है वो। लेकिन ये उसका रन हर मतलब पर ओवर का रन नहीं है ये। उसी तरीके से यहाँ जो निकल के आ रहा है ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं थी, ये एवरेज है ये, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की चीज में, यहाँ से यहाँ तक की चेन में बीच में अलग अलग रहा होगा रेट ऑफ रिएक्शन, यानी हर एक इंस्टेंट टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहा होगा, अलग अलग रहा होगा। तो ये आपका एवरेज है, क्योंकि आपने टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन को टोटल टाइम इंटरवल में निकाला, इसलिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। इसे रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बोलेंगे, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के चेंज का है। जैसे ये आपका ये एवरेज रन रेट है, यानी हर ओवर में उसने 4 रन नहीं दिए हैं, एक में 8, एक में 8 दिए, एक में 7 दिए, एक में 0 दिया, एक में 1 दिया, दिया कि नहीं दिया। तो किसी में हर एक में अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन एवरेज कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक तो तुमको आ ही गया होगा कि ये क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। क्या समझ में आ गई, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आने वाला, क्या आने वाला है, ध्यान दो। फाइंडिंग एक्सप्रेशन ऑफ average rate of reaction, finding expression of average rate of reaction if a stoichiometric coefficient of reactant and product are same। ध्यान समझना, finding expression of, मेरा मीनिंग गलत हो सकता है, स्पेलिंग गलत हो सकता है, सॉरी, तो उसको इग्नोर करिएगा। Finding expressions of average rate of reaction if stoichiometric coefficient of reactant and product, reactant and product same। अगर आपके रिएक्टेंट और जो आपका प्रोडक्ट है उनका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो सेम है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब जो कोई रिएक्शन लिखते हो तो उसके आगे कोई नंबर लिखा होता है, 2 3 4 ऐसे लिखा होता है, वो आपका कहलाता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक हिंदी में बोलते हैं उसको। अब देखो, जैसे रिएक्शन मैंने लिखी बेटा कि ये है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन से रिएक्ट करके बना रहा है COCl2, फास्टीन बोलते हैं, पॉइजनस गैस है। तो COCl2 ने मिलकर क्या फॉर्म करा, COCl2 बनाया। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना प्यारे बच्चों, इसके लिए अगर हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ CO, माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ CO विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, ये डेल्टा T लिखेंगे।
उसके बाद इक्वल, इसका क्या लिखेंगे, ये भी डिक्रीज करेगा, इन दोनों का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, क्या लिखेंगे, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 विद रिस्पेक्ट ऑफ टर्म, ये हो गया इक्वल, ये बन रहा है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ BoCl2 विद रिस्पेक्ट ऑफ टर्म, क्लियर। इस तरीके से ऐसे लिखेंगे, बड़ा आसान है, ऐसे लिख दिया गया। लेकिन अगर आज यहाँ पे ये जो आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये सेम ना हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, तब उस केस में क्या होगा, ठीक है। अब उस केस में क्या होगा उसको समझते हैं हम लोग। अब ये तो समझ ही गए आप, ऐसे लिख दिया गया। सपोज करो कि मैंने लिया N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल 2NH3, राइट, राइट, एकदम राइट। अब ये इसके लिए मैं लिखूंगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, क्या लिखूंगा प्यारे बच्चों, मैं लिखूंगा, ध्यान सुनना, मैं लिखूंगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम, क्लियर। चलो यहाँ पे लिखा मैंने है। अब देखो यहाँ क्या दिक्कत आने वाली है, अब मैं लिखूंगा माइनस, चलो मैं लिख देता हूँ तब मैं बात समझाता हूँ, -1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, और ये उसके बाद यहाँ लिखूंगा 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, ऐसे लिख दिया, क्लियर। तुम लोग ये सर क्यों यहाँ पे 1/3 कर दिए हैं, तो यहाँ भी लिख देता हूँ 1/1, ऐसा लिख देता हूँ, तो यहाँ 1 3 है, क्यों ऐसा करा गया इस चीज को समझ। ये जो इक्वल का साइन दिखा रहा है, इनके बीच में इक्वल का साइन लगा, यानी इनके एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अभी कैसे इक्वल, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन सबका एक इक्वल ऐसे आना चाहिए, समझो मेरी बात। सपोज करो कि इसका एवरेज, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है वो 10 मोल पर लीटर इंटू सेकेंड है, लीटर की पावर -1 सेकेंड की पावर -1, 10 मोल पर लीटर, तो ये इसका होगा 3 टाइम 30 हो जाएगा, इसका 20 हो जाएगा। और अब हम सबको 10 10 10 करना चाहते हैं, तो चलो इसका तो 10 है, ठीक है, लेकिन इसका 30, इसको 10 करने के लिए 1/3 से डिवाइड करना पड़ेगा, है कि नहीं, तो 1/3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी 10 आ जाएगा। अभी 20 है तो 1/2 को 20 से करेंगे तब ये भी, अब देखो सबका इक्वल हो गया। तो इस तरह जब आप उसको रिप्रेजेंट करते हो तो इन सब के रिएक्शन जो है वो क्या हो गए, वो इक्वल दिखा रहा है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इनके सबके एक जैसे बराबर हो गए। बात समझ में आई होगी, ये अगर 10 था तो 30 था, ये कितना था 20 था। अब इक्वल इक्वल लिखे हुए, ये 10 है, ये 30 है, 20 है, तो सही नहीं होगा। इक्वल लिखने के लिए ये भी 10 हो तो ये भी 10 हो, ये भी 10 हो। अब अगर ये 10 है तो चलो ये 10 है, लेकिन ये 30 है तो 30 को 10 करने के लिए 10 30 इंटू 1/3 करेंगे 10 आ जाएगा। यहाँ पे 20 है तो 20 इंटू 1/2 करेंगे 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद अभी मुझे कुछ चीज़ें और बतानी है, वो है रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। वो मैं आपको अगले वीडियो में सबके बारे में बताऊंगा। उस पर जो भी उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल है उनको कराते हुए तब मैं अपनी इस बात को क्लियर करूंगा।